करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। एक ऐसी क्लास जिसको आप देखने के बाद अपनी एग्ज़ाम में, जो भी आपका एग्ज़ाम फरवरी के दूसरे सप्ताह में होने वाला है, उसमें आप आसानी से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस बात की हम गारंटी भी ले सकते हैं। अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा तो आपको 15 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम ख़राब करते हुए क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और इतने सारे जो भी क्वेश्चन है कोशिश करके आपके कम टाइम में सारे क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। और अगर आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़रूर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। बस इतनी सी हमारी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या विनम्र हमारा निवेदन समझिए आप लोगों से, क्योंकि ये जो 20-25 मिनट की मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इसके पीछे का हमारा जो है 3-4 घंटे की मेहनत होती है, तभी आपके लिए ऐसा कंटेंट हम ला पाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई थी। आप देखेंगे इसमें कुछ आपके ऑप्शन लगे हुए आपको निशान दिखेंगे। इसकी वजह ये है आपकी सीरीज में कुछ ऑप्शन आपके गलत दे रखे थे, इसी वजह से। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है ये आपकी नई शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई है। फिर आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता है। तो याद रखना आपके ए आकार का भवन नहीं होता है। फिर आपसे पूछ रहा है कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। तो ये आपकी धनात्मक होगी, तभी उस पर छात्र आसानी से बैठकर पढ़ सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। तो तीसरे का आपका राइट जवाब आ हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि मात्र शिक्षक संघ को हम लोग शॉर्ट में MTA कहते हैं। M का मतलब मात्र, T का मतलब शिक्षक और A का मतलब संघ की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है। तो ये आपके शनिवार और रविवार को होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके 2021 में आए, तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखना ये आपके वर्ष 2006 में। आप ये लोग एक चीज़ जरूर याद रखना, अगर आपने प्रीवियस ईयर पिछले 4-5 सालों को अच्छे से सॉल्व कर लिया, उनको तैयार कर लिया, तो आपको आसानी से अपने आने वाले एग्जाम में 90 से 95% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको प्रीवियस ईयर पर अपनी पकड़ अच्छी बनानी है, ताकि आपका प्रीवियस ईयर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बात तो आपके डीएलएड का रिकॉर्ड है कि वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रिपीट करता है आपके, चाहे जो भी आप एग्जाम उठाकर देख सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर को अपने अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ कि आप सारी चीज़ें पढ़ें। आगे कह रहे हैं अंगल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है। तो याद रखना ये आपके प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर कह रहे हैं विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं होती हैं। तो उसमें तीनों विशेषताएं आपकी आ जाएंगी, व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित होना यानी उपयुक्त सभी। ये भी आपके 2022 में पूछा गया। प्रबंधन सहायक होता है। तो याद रखना प्रबंधन आपकी तीनों चीज़ें में सहायक हो जाएगा, नियोजन, अवप्रेरणा और नियंत्रण में। तो उपयुक्त सभी भी इसका आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को क्या कहा था। तो याद रखना आपके डॉक्टर जसवंत सिंह ने जो है, इन्होंने समय सारणी को गतिविधि कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है। तो याद रखना ये आपके ग्रिफिक्स का है, ठीक है। किसका है? जो निर्णयवादी सिद्धांत है आपका, ये ग्रिफिक्स का है, 2022 पेपर में पूछा गया है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो आपके विद्यालय और भवन जो है ये आपके भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो ये आपके तीनों उद्देश्य हो जाएंगे। मीना मंच आप लोग बस इतना याद रखना, ये आपकी बालिकाओं से संबंधित है। इससे आपका शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है और लॉन्ग में भी। आगे देखते हैं विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। तो विद्यालय अनुदान आपको जो है ये आपको राज्य सरकार से प्राप्त होता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है। तो आपके वित्तीय संसाधन का समन्वय नहीं होता है। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आपके अंतर्निहित उनके जो गुणों एवं शक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर आपसे पूछ रहा है कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो किस तरीके से की जानी चाहिए, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार की जानी चाहिए। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है, कौन सा आपका हो जाएगा। तो ये आपका प्रशासन हो जाएगा। आगे देखते हैं आपसे पूछ रहा है कि मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनकी पिता शिक्षक भाई बहन, तो उनकी माँ अधिक नज़दीक होती है, ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। तो वो आपका कौन होता है, बेसिक स्कूल का जो आपका प्रधानाध्यापक होता है वो होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है कि उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है, आपके प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करता है।
शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य आपका क्या हो जाएगा, तो आपका नियोजन करना हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला प्रबंधन है। यह कथन आपके हारोल्ड कीनज का है। किसका है? हारोल्ड कीनज जी का है। और आपकी सीरीज में ऑप्शन था इसका FW टेलर। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर 22 का सा हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका आपका कौन निभाता है, तो ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपका क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। फिर आपसे कह रहा है 24 नंबर, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवनयुक्त स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि गांव के समीप जो है वो खुले मैदान में हो। ठीक है, आगे देखते हैं, मानवीय प्रबंधन के घटक आपके कौन से, तो शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय, ये आपके मानवीय प्रबंधन के घटक हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे, इसकी कोई सीमा नहीं है, आपसे कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा इस बार। फिर कह रहा है समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण आपका कौन सा, तो लचीलापन। आपकी जो समय सारणी वो किस तरीके से होनी चाहिए, लचीलेपन के अनुसार होनी चाहिए। कह रहा है विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा, छात्रों में अध्ययन के प्रति क्या करना है, रुचि जागृत करना है। आगे देखते हैं, बुक बैंक से संबंधित पंजिका आपकी कौन सी नहीं, तो ये तीनों तो संबंधित हैं, लेकिन आपकी दान पंजिका जो है ये आपके बुक बैंक से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं, फिर आपसे कह रहा है व्यायाम। आगे आपसे पूछ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, व्यायाम की आवश्यकता होती है, तो व्यायाम की आवश्यकता जो है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन ये कहता है यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो हमको क्या करना चाहिए, तो याद रखना चाहिए हमको ऐसी स्थिति में बालक के साथ जो है उसे स्वच्छता के लाभ बताना चाहिए। फिर आपसे कह रहा है अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है, तो किसमें अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है, तो आपके लॉग बुक में किया जाता है। आगे देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था, तो याद रखना ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपकी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन आपके सन 1971 में किया गया था। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ, तो याद रखना किस काल में प्रारंभ हुआ था भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का, तो आपके 33 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। फिर आपसे कह रहा है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, तो बौद्धिक प्रयोगशाला आप समझ सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला जो आपकी होगी वो कौन सी हो जाएगी, तो याद रखना ये वो आपकी पुस्तकालय हो जाएगी। फिर आपसे पूछ रहा है संचयी अभिलेख पत्र में लेखा जो आपका लेखा रखा जाता है, लेखा जोखा वो किस चीज़ का रखा जाता है संचयी अभिलेख में, ये आपके शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना जो आपका संचयी अभिलेख होता है उसमें छात्र की प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है। प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी नहीं है, तो याद रखना ये आपकी कौन सी नहीं है, तो आपकी मानचित्र नहीं है। प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आपकी कौन सी हो जाएगी, तो याद रखना वो आपकी कलरव है जो आपकी प्राथमिक कक्षाओं में होती है। फिर आपसे पूछ रहा है छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है, तो किस तरीके से विकसित होगी, तो ये आपके भ्रमण से सर्वाधिक विकसित होगी छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता। फिर आपसे पूछ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कहता है छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप जो हैं आपके क्या कहलाते हैं, तो याद रखना ये आपके क्रियाकलाप जो है पाठ सहगामी क्रियाकलाप कहलाएंगे। फिर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कक्षा कक्ष में सीखने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाएगा आपका, जो भी कक्षा कक्ष में सीखने की सामग्री आपकी होती है उसको रखने का जो आपका स्थान है वो आपका कहलाएगा, तो 40 का आपका राइट जवाब हो जाएगा लर्निंग कॉर्नर। फिर आपसे पूछ रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं किस चीज़ का, तो याद रखना किसका अवसर सबसे ज़्यादा उपलब्ध कराती हैं, तो आपके अभ्यास करने का। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था किस सन में, तो ये आपका सन 1972 में पारित हुआ था। ठीक है, फिर कह रहा है शिक्षकों की शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु तो जनपद स्तर पर स्थापित जो आपकी अकादमिक संस्था है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो याद रखना वो आपकी जो संस्था है, तो 44 का आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका द हो जाएगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्यालय में सभी कक्षाओं में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, तो याद रखना वो आपकी बनाई जाती है समय सारणी।
विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए किस तरीके की, तो वो आपकी लचीली होनी चाहिए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में विभागों की संख्या कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखना विभागों की संख्या आपकी 7 होती है। फिर कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना आपकी इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने का कार्य करने वाली संस्था कौन सी है, तो याद रखना ये आपकी संस्था का नाम क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE। ठीक है, यही आपके जो है शिक्षा संस्थान होते हैं उनको मान्यता प्राप्त करने वाली यही संस्था है। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। पूछ रहा है कि राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना इसकी स्थापना आपकी वर्ष सन आपके 1964 ईस्वी में जो है राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी। फिर आपसे कह रहा है कि NCTE, कई बार इसका आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो याद रखना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसका मुख्यालय होता है। ठीक है, तो इसका गठन आपके कब हुआ था, तो याद रखना तो इसकी स्थापना आपकी 1995 ईस्वी में हुई थी। किसकी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो आपका गठन हुआ था वो आपके 1995 हुआ था। फिर आपसे कह रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है, तो याद रखना आपके किस कक्षा से शिक्षा दी जाती है, वो आपकी 8 तक जो है शिक्षा प्रदान की जाती है जो आपके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं। आगे कह रहा है सब पढ़ें और सब बढ़ें इसका उद्देश्य आपका है, तो ये आपका किसका उद्देश्य है, तो याद रखना ये आपके सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। मानवीय संसाधन आपका कौन सा नहीं इसमें से, तो याद रखना वो आपका श्यामपट्ट नहीं है। फिर कह रहा है नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना इसका संक्षिप्त रूप जो 54 का राइट जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा URC। फिर कह रहा है मानवीय प्रबंधन के घटक आपके कौन से हैं, तो याद रखना शिक्षक, बच्चे और समुदाय ये आपके मानवीय प्रबंधन के घटक हो जाएंगे। NIOS का स्थापना आपसे पूछ रहा है कब हुई थी, तो NIOS की जो आपकी स्थापना हुई थी ये आपके 1989 में हुई थी। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया था, तो याद रखना ये आपके दिसंबर 2004 में लाया गया था। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है, तो आपके प्रयागराज में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट हो चुका है। फिर कह रहा है बाल गणना पंजिका आपकी कौन सी है, तो याद रखना ये आपकी पंजिका कौन सी हो जाएगी, तो विद्यालय अभिलेख यही आपकी बाल गणना पंजिका हो जाएगी। प्राकृतिक आपदाएं कितनी प्रकार की होती, तो याद रखना ये आपकी जो है 5 प्रकार की होती हैं प्राकृतिक आपदाएं। आगे देखते हैं समय सारणी से बचत होती है, तो समय सारणी से आपके किस चीज़ की बचत होती है, समय और श्रम की। साहित्यिक गतिविधि आपकी कौन सी हो जाएगी, तो याद रखना ये आपकी कहानी लेखन। TET का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम आपके हो जाएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा। फिर कह रहा है विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं, तो याद रखना कितनी योजनाएं, तो आपकी 3 योजनाएं प्रचलित हैं। अभिभावक शिक्षक संघ इसको हम लोग PTA कहते हैं, इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान है, तो ये भी आपके शनिवार या रविवार को। परिषदीय विद्यालयों में सामपट्ट समान रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आप याद रखना 4 प्रकार के। आगे कह रहा है प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं, तो याद रखना आपके इसमें कितने कैसेट हो जाएंगे, तो आपके कुल 12 कैसेट हैं। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है, तो याद रखना वो आपके पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है। फिर कह रहा है कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक आपका हो जाएगा, तो याद रखना इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक आपका हो जाएगा योजना बनाना। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है विकास खंड के सभी विद्यालयों में पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व क्या होता है, तो याद रखना इसका मुख्य दायित्व आपका हो जाएगा ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक। फिर कह रहा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपकी इसकी स्थापना आपकी हुई थी सन 1995 ईस्वी में जो है आपकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे 72 क्या कहता है। फिर आपसे कहता है कि जिला शिक्षा
एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी, तो ये आपके किसके तहत हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर जो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूपा का मुख्यालय आपके राजस्थान में हो जाएगा। फिर कह रहे हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आपका कब पारित हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपके वर्ष 2009 में पारित हुआ था। पाठ सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं क्या होती हैं? तो याद रखना इसकी विशेषताएं आपकी क्या हो जाएंगी? तीनों हो जाएंगी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे, 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। सामान्य अभिलेख आपका क्या हो जाएगा? तो सामान्य अभिलेख आपके तीनों हो जाएंगे, लॉग बुक, MTA, PTA, तो सभी हो जाएंगे। फिर कह रहा है अध्यापकों से संबंधित अभिलेख आपका कौन सा है? तो याद रखना अध्यापकों से संबंधित आपके सारे अभिलेख हो जाएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लॉग बुक है, तो लॉग बुक आपकी क्या हो जाएगी इनमें से? तो आपकी हो जाएगी विद्यालय की डायरी। फिर कह रहा है लोच का सिद्धांत संबंधित है, तो लोच का जो आपका सिद्धांत है ये आपके समय सारणी से संबंधित है। फिर कह रहा है डाइट मेंटोर हैं, तो डाइट मेंटोर आपके कौन होते हैं? जो डाइट संकाय के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, मानवीय प्रबंधन के कितने घटक हैं? तो याद रखना ये आपके 3 घटक होते हैं, शिक्षक, छात्र और समुदाय। फिर कह रहा है ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य जो सचिव होता है वो कौन होता है? तो याद रखना वो आपका प्रधानाध्यापक होता है। फिर कह रहा है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष आपका कौन होता है? तो याद रखना ये आपके ग्राम प्रधान होते हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहा है? 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वयन है? तो याद रखना कितने? तो 86 का राइट जवाब आपका हो जाएगा 3। TLM हेतु कितनी धनराशि प्रतिवर्ष देय है? तो याद रखना कितनी देय होती है? तो आपके 500 रुपये होती है। फिर कह रहे PTA के उपाध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना PTA का उपाध्यक्ष आपका विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। फिर आपसे कह रहा है 89 नंबर क्वेश्चन, BRC समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय को कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है? तो याद रखना कितनी बार? तो ये आपका हो जाएगा 2 बार। फिर आपका कह रहा है कि 90 नंबर विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितने अंक दिया गया है? तो याद रखना कितने अंक दिए गए? तो आपके 15 अंक दिए गए। समय सारणी के प्रकार आपके कौन से होते हैं? तो ये आपके तीनों प्रकार हो जाएंगे, सामान्य समय सारणी, खेलों की समय सारणी, विषय अध्यापक की समय सारणी। तो इसका उपयुक्त सभी जवाब सही हो जाएगा। कह रहा है सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसके अंतर्गत होता है? तो ये आपको याद रखना ये समेकित शिक्षा के अंतर्गत होता है, ठीक है। आगे देखते हैं ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो याद रखना ये आपके 3 अभिभावक होते हैं। फिर कह रहा है ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें आपके कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपके 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? आपसे पूछ रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक होता है? तो याद रखना कम से कम 1 महिला अभिभावक आपकी होनी चाहिए। फिर कह रहा है ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत होता है? तो याद रखना ये आपकी धारा कौन सी हो जाएगी? धारा 12 के अंतर्गत। वर्तमान शिक्षा प्रणाली आपकी कौन सी है? तो याद रखना बाल केंद्रित है। कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें कितनी हैं? तो याद रखना कितनी पाठ्य पुस्तकें? 1। 99 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा में प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना ये आपके किस कक्षा में प्रारंभ किया गया था? तो कक्षा 3 से। फिर कह रहा है समय सारणी क्या दर्शाती है? तो समय सारणी आपकी सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है जो भी आपके होते हैं। फिर कह रहा है पाठ सहगामी क्रियाकलापों का संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए, किसको सौंपना चाहिए? तो याद रखना ये आपके सौंपना चाहिए शिक्षक को। 102 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं, किसके अधीन होते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित कहाँ होता है? तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लखनऊ में स्थित है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय। जिला स्तर की सर्वोच्च जो आपके जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था आपकी कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना ये आपकी डाइट होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक क्या होगा? तो याद रखना क्या आवश्यक आपका हो जाएगा? योजना बनाना आपका आवश्यक हो जाएगा।
106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समस्या समाधान का प्रमुख अंग आपका कौन सा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहे हैं 4 से 5 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो समस्या समाधान का आपका प्रमुख अंग जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निर्णयन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? निर्णयन प्रक्रिया। फिर कह रहा है विद्यालय में भवन, फर्नीचर या पेयजल या शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? तो याद रखना ये आपकी तीनों के द्वारा की जा सकती है। तो उपयुक्त तीनों के सहयोग के द्वारा। एनसीईआरटी स्थित है आपको, तो याद रखना एनसीईआरटी आपकी कहाँ स्थित है? तो आपकी नई दिल्ली में। इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फिर कह रहा है ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखना इसके गठन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक आपका क्या हो जाएगा? एक महिला का होना। लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। किसके द्वारा निर्माण किया जा सकता है? तो याद रखना ये आपके स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? तो याद रखना भौतिक संसाधन के आपका अंतर्गत आ जाएगा विद्यालय भवन। आगे देखते हैं, कह रहा है समय सारणी को क्या कहा जाता है? तो समय सारणी को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना अनुशासन बोलते हैं। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन के राष्ट्रीय निर्माता की संज्ञा किसने दी थी? तो याद रखना कोठारी कमीशन आपसे सन भी पूछ सकता है। तो इसको जो है राष्ट्रीय निर्माता की संज्ञा आपके किसने दी थी? तो याद रखना ये आपके अध्यापकों ने दी थी। जो कोठारी कमीशन ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी थी? तो अध्यापकों को दी थी। फिर आपसे पूछ रहा है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखना इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सामान्य निर्देश देना। यही आपकी जो है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है। कहता है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना जो आपका राज्य शिक्षा संस्थान होता है ये आपके कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। फिर कह रहा है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें से? तो याद रखना दंड की अधिकता जो है ये सहायक नहीं होगा विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए। राज्य हिंदी संस्थान आपका कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये आपके कहाँ स्थित है? तो ये आपके वाराणसी में स्थित है। ये भी आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार पूछा गया है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो याद रखना इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा प्रधानाध्यापक की। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो आपका अनुशासन हो जाएगा। कौन सी पाठ सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना कौन सी क्रिया है वो आपकी? तो वाद विवाद। कौन सा? वाद विवाद जो है आपकी तर्क शक्ति का विकास करती है। फिर कह रहा है भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं, तो ये किस की वजह से होती हैं? जो आपकी भगदड़ जैसी आपदाएं होती है तो याद रखना ये आपके कुप्रबंधन की वजह से होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है। कहता है प्राथमिक कक्षाओं की बच्चों को पाठ्य पुस्तक के निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है किसके द्वारा? तो याद रखना ये आपके राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कह रहा है लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। किस चीज़ का गुण विकसित होता है? तो याद रखना तीनों चीज़ों का गुण विकसित होगा, उपयुक्त सभी का। फिर कह रहा है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकें आपकी कितनी हो जाएंगी? तो याद रखना इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपकी 4 है। फिर आपसे आगे देखते क्या, हम मात्र सिर्फ आपके 4 ही 5 क्वेश्चन बचे हुए उनको भी देखते हैं। कहते हैं सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो याद रखना सिर्फ एक प्रकार की। समय सारणी का उत्तम साधन आपका कौन सा हो जाएगा? तो उत्तम साधन आपका हो जाएगा नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। फिर कह रहा है छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि आपकी कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना कितनी होनी चाहिए? 30 से 35 मिनट के बीच होनी चाहिए। फिर कह रहा है सभी अभिलेख होने चाहिए। किस तरीके के होने चाहिए सभी अभिलेख आपके? तो याद रखना सही, वैध एवं विश्वसनीय होने चाहिए। फिर कह रहा है जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं, किसके लिए सृजित किए गए हैं? तो याद रखना ये आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ जो है जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं, किसके अधीनस्थ? तो याद रखना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। बस आपके इतने ही क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए और यहीं से आपको जो भी आपके 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखा होगा तो आपके 15 में से 13 से 14 नंबर लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। इसी तरीके की ढेर सारी वीडियो आपको अभी हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, ठीक है, उनको हम
अभी तक 1-2 पेपर आपके बचे हुए हैं जिनको हम लिख रहे हैं, वो भी आपके 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम आपको वो रेगुलर क्लासें प्रोवाइड कराने लगेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर देना, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको ढेर सारी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहें, ताकि आपका डीएलएड का एग्ज़ाम जो है आप अच्छे से अपना क्लियर कर सकें, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। हमारी यही कोशिश रहेगी आपको हर दिन बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएं अपनी तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।